अतिरिक्त इंस्टीट्यूट से अर्चिता हूँ और मैं आपको एमपी-टेट, सीटीईटी और यूपी-टेट की प्रिपरेशन करवाने जा रही हूँ और कुछ बाल विकास के क्वेश्चंस, ईवीएस के क्वेश्चंस, हिंदी पैथोलॉजी, इंग्लिश पैथोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। और इस लॉकडाउन में अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से हमको जारी रखना है, क्योंकि अभी डेट ज़रूर आगे हो सकता है बढ़ जाए, तो इसके लिए हमारे पास अच्छा समय है कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो इसके लिए हम आपको सेट्स लगातार कराते रहेंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं। तो इसलिए आइए हम देखते हैं कुछ बाल विकास के क्वेश्चंस। तो हमारा जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है आपका आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है आपका वजन में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है आपका ज्ञान में वृद्धि और चौथा ऑप्शन है हमारा संवेग में वृद्धि। तो आपको क्या लगता है, आप थोड़ी देर रुककर ही क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन को कैसे घुमा भी दिया गया है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि विकास की बात कर रहा है, पर यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, वो वृद्धि की बात कर रहा है। और हमने पढ़ा है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि जो हमारी होती है वो एक एज तक सीमित होती है, एक आयु तक सीमित होती है। और वृद्धि जो है हमारी वो आकार, हमारे आकार, हमारे वजन, इन सब पर निर्भर करती है। पर अगर हम विकास की बात करते हैं तो वो हमारी एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य, मतलब वृद्धि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर होगा आंसर सही हमारा कि वजन में वृद्धि। तो अगर हम वजन की बात कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ की बात हो रही है, और अगर हम इसकी जगह आकार, सोच और समझ या कौशलों में वृद्धि की बात करते हैं या हमारे ज्ञान में वृद्धि या संवेग में वृद्धि की बात करते हैं तो हमारे विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि वृद्धि से क्या तात्पर्य है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तीसरा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति और चौथा ऑप्शन हमारा अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अब इसमें जल्दी जल्दी में हम लोग ये करते हैं कि हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ पढ़ते शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है, नहीं को नहीं भूलते, इसलिए हम गलत आंसर लगा देते हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा चिंतन की प्रक्रिया। प्याजे के अनुसार हमने 4 अवस्थाओं को देखा था, जिसमें कि शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अमूर्त चिंतन प्रक्रिया। तो अगर हम इसमें देखें तो शैशवावस्था जो होती है वो होती है 0 से लेके 0 से लेके 2 साल, तो जिसमें कि बच्चा चिंतन की प्रक्रिया कुछ नहीं करता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता को देखने को मिलती है, उसकी जिज्ञासा होती है। छोटे बच्चों में हमने देखा कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, और अनुकरण द्वारा सीखना, छोटे बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, अनुकरण करके जल्दी जैसे मम्मी पापा करते हैं वैसे वो करने की कोशिश करते हैं, तो इसके द्वारा वो सीखते हैं, पर चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है इसमें। तो शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि शैशवावस्था की मुख्यतः विशेषता नहीं है। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, मतलब एक मंद गति से, धीमी गति से सीखने वाला बालक को क्या बहुत जरूरी होता है। अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, कुछ सहायता की, या किसी भी प्रकार की कोई सहायता की नहीं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, विशेष सहायता की। अगर एक मंद गति का बच्चा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीख नहीं सकता, उसका वो मानसिक विकलांग है, सीख सकता है, पर वो धीमी गति से सीख रहा है। तो इसलिए हमको उसकी क्या है, उसको विशेष सहायता देनी चाहिए जिससे कि वो उस चीज को जल्दी से सीख सके।
अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है एक 13 साल का बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वो किस अवस्था में है? तो अगर हम देखें, पहला ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रारंभिक अवस्था में और युवा अवस्था में। तो आप इसमें अंदाजा लगाइए कि 13 साल का बालक जो है बात बात में अगर अपने बड़ों से झगड़ा कर रहा है और वो हमेशा स्वयं को साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस अवस्था में होगा? तो इसका सही आंसर है किशोर अवस्था, क्योंकि किशोर अवस्था में ही हमने देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज्यादा रहते हैं, अपने बड़ों की बातों को समझने की कोशिश नहीं करते और छोटी छोटी बातों में चिढ़ते हैं, और इसीलिए किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या है? तो एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या है? स्वतः निर्देशित है, वो जिज्ञासु व मुक्त विद्यालय, या फिर स्वतः जागरूक है, या ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर, उपयुक्त सभी। तो एक प्रभावी शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए? तो उसमें स्वतः निर्देशित हो, है ना, जिज्ञासु हो और मुक्त विद्यालय और स्वतः जागरूकता रखता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे कहा जाता है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे कहा जाता है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे कहा जाता है? तो हम इसको देखते हैं, प्लेवे स्कूल, पूर्व प्राथमिक कक्षा, घर को, या फिर सभी। तो अगर हम भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा को देखें, भाषा जो होती है वो क्या होती है? नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा जो होता है वो बच्चा स्वयं अर्जित कर लेता है, अर्जन कर लेता है, वो अपने आप ही सीखता है। कैसे सीखता है? हमारे आसपास के वातावरण से वो सीख जाता है। जैसे ही वो हम अगर घर में हमें जिस तरीके से बात करता हुआ देखता है तो बच्चा उस तरीके से भाषा को सीखता है। तो उसकी जो प्रथम कक्षा होगी उसके अनुसार वो क्या होगी? घर। तो इसका सही आंसर होगा घर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आप, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था जटिल एवं कठिन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड ऑप्शन है किशोर अवस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशव अवस्था, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम मनोविज्ञान के अनुसार देखें तो बाल विकास की सबसे जटिल और कठिन जो अवस्था होती है वो होती है कौन सी? किशोर अवस्था। जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था कि एक बच्चा है 13 साल का, वो कैसे अपने बड़ों से व्यवहार करता है और कैसे वो आर्ग्यूमेंट करता है, कैसे झगड़ता है। तो वही चीज यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, तो वो कौन सी है? किशोर अवस्था, है ना। अब हम देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अधिगम की वह कौन सी अवस्था है जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं? तो वो क्या कहलाता है? दल शिक्षण कहलाता है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है, सहयोगी अधिगम कहलाता है, या फिर अन्वेषण अधिगम कहलाता है। तो जैसे हमें मालूम है कि अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, है ना। तो अधिगम की वह अवस्था जो एक से अधिक लोगों के साथ करी जाती है। तो अगर हम दल शिक्षण की बात करें और अभिक्रमित अन्वेषण की बात करें, सहयोगी अधिगम की बात करें और अन्वेषण अधिगम की बात करें, तो इनमें से इसका सही आंसर होगा सहयोगी अधिगम, जिसमें एक दूसरे के साथ मिलकर हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में से कौन सा सत्य है? बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उनको सिखाया जाता है, अपने ज्ञान को स्वयं सर्जन करते हैं, विद्यालय आने से पूर्व ज्ञानहीन होते हैं और अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो अगर शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपने ज्ञान को स्वयं अर्जन करते हैं। जैसे प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो क्या होता है? एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, वो अपने ज्ञान को क्या करते हैं? स्वयं उसका
क्रिएशन करते हैं, सर्जन करते हैं, है ना। बच्चे वही नहीं सीखते हैं जो हम सिखाते हैं, इसीलिए छोटे अवस्था में बच्चे अनुकरण करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो एक तरीके से सीखना ही है। और विद्यालय में आके फिर उस लेवल पे आकर सीखते हैं। विद्यालय आने से पूर्व ज्ञानहीन होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा ज्ञानहीन होता है, क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीजें सीखता है। और अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा नहीं है कि अधिगम में, लर्निंग में बच्चे सीखने में कष्ट होता है। अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बाल विकास निम्न में से संबंधित है, केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक से स्वतंत्र होते हैं। तो अगर हम बाल विकास की बात करें, अगर हम यहाँ मात्रात्मक और गुणात्मक ये दो शब्दों के बारे में हम पहले समझ लें कि होता क्या है। मात्रात्मक से उसकी संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही, गुणात्मक मतलब उसके गुणों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अगर बाल विकास की दृष्टि से देखें तो इसका सही उत्तर होना चाहिए कि जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होता है ना। उसके गुणों में परिवर्तन तभी होगा जब वो आगे जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी और उसका विकास होगा और बहुत सारी चीजों को वो सीखता जाएगा, तो उसकी क्वालिटी में भी, गुणात्मक गुणों में भी परिवर्तन आता जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विकास के परिक्षेप में समय में होने वाले परिवर्तनों को हम निम्न में से क्या शामिल है, कि विकास के समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उस चीज में क्या शामिल है इन चारों ऑप्शन में से। पहला है हमारा अनुक्रम, दूसरा है हमारा दर, तीसरा है हमारा रूप, या फिर आंसर लास्ट ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो अगर हम विकास के परिक्षेप में देखें कि जो विकास होता है वो समय अनुसार होता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास। तो अगर हम, इसका सही उत्तर होगा वो होगा दर। तो दर जो होती है वो विकास के परिक्षेप में समय में होने वाले परिवर्तन में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन